दोस्तों अपने बिहार के अंदर एक बहाली निकल कर सामने आ रही है बिहार कार्यालय परिचारी की। इस बहाली में टोटल जो पोस्ट दिए गए हैं वो 3727 पोस्ट दिए गए हैं। और ख़ास बात ये है कि मदरसा से जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए स्पेशल ये होने वाला है। और साथ ही सबसे अच्छी और अहम जो पॉइंट है इसके अंदर कि अगर आपने मदरसा बोर्ड से फ़ुक़ानिया की भी डिग्री हासिल की है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। सिर्फ फ़ुक़ानिया स्तर पर ये बहाली आई हुई है। या फिर अगर आप मैट्रिक की सनद आपके पास है यानी मैट्रिक पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, चाहे फ़ुक़ानिया हो या मैट्रिक, कोनो एक सर्टिफिकेट डिग्री यानी होनी चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को हम पूरी डिटेल्स इस बहाली से संबंधित समझाएंगे। जैसे कि आप लोगों का काफ़ी क्वेश्चंस वगैरह रहता है कि फॉर्म कैसे भरना है, ये जो कार्यालय परिचारी है ये आखिर होता क्या है, इसके अंदर कौन से कामकाज करने होंगे, और साथ ही इसमें जो है सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि जॉब लगने का जो तरीक़ा है वो क्या है। आइए आपको हम विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, आपके इस स्क्रीन के ऊपर नोटिस शो कर रहा होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये बिहार कार्यालय कर्मचारी चयन आयोग पटना की ओर से नोटिस है, जिसमें देखिए कार्यालय परिचारी के पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन। पद का नाम दिया है कार्यालय परिचारी। आवेदन की जो अंतिम तिथि है यानी फॉर्म भरने का लास्ट डेट 26 सितंबर 2025 तक दिया गया है और 25 अगस्त 2025 से ये फॉर्म भरना स्टार्ट है। उसके बाद देखिए दोस्तों, इसमें यहाँ पर आपको मैं बताऊँ कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो डिग्री मांगी है वो 10वीं या फिर मैट्रिक या फिर अथवा किसी समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण। तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जो लिखा हुआ किसी समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण, तो जो मदरसा बोर्ड से पढ़ने वाले तलबा हैं जिनके पास फ़ुक़ानिया की डिग्री है तो वो इस फॉर्म को भर सकता है, क्योंकि समकक्ष में आपका फ़ुक़ानिया की डिग्री मान्य है। ये चीज़ें क्लियर। अब दोस्तों देखिए, आपको हम इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। जैसे यहाँ देखेंगे ये बहाली का पूरा डिटेल्स दिया हुआ है कि कौन कौन से विभाग में कौन कौन से डिपार्टमेंट में ये बहाली आई है। सबसे पहले मैं इनके कामकाज को बता दूं कि इनमें कौन सा कामकाज करना होता है। तो दोस्तों देखिए, इसके अंदर जो कामकाज है, परिचारी का मतलब क्या होता है, जिसको हेल्पर कहा जाता है उसी को हिंदी में परिचारी कहते हैं। अपना ठेठी भाषा में हेल्पर या फिर अंग्रेज़ी भाषा समझ लीजिए तो हेल्पर कहा जाता है। इसमें दोस्तों सबसे ख़ास बात ये है कि जैसे पूरे बिहार के अंदर जो डिपार्टमेंट है लगभग 40 से 45 डिपार्टमेंट है अपने पूरे बिहार के अंदर। जैसे ज़मीन रजिस्ट्री का डिपार्टमेंट होता है, कलेक्ट्रेट का डिपार्टमेंट है, समाहर नाले का डिपार्टमेंट है। इसी तरीके से दोस्तों जो क्या कहते हैं ब्लॉक स्तर पर जो ब्लॉक डिपार्टमेंट हुआ करता है। इसी तरीके से आपको मैं बताऊं कि पटना के अंदर ही सचिवालय में या फिर पंचायत के अंदर ही बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। तो उन सभी डिपार्टमेंट को मिला करके 3727 पदों पर ये कुल बहाली निकली हुई है। अब दोस्तों देखिए, इसमें काम क्या होगा कि जैसे कोई ऑफिस होता है तो उस ऑफिस के अंदर सपोज़ कीजिए, एक मिसाल के तौर पर मैं दे रहा हूँ, जैसे कोई मदरसा है, उस मदरसा के अंदर जो क्या कहते हैं सदर मुदर्रिस जो होते हैं, हेड जिसको आप कह सकते हैं, तो उसका कोई एक रूम होता है, ठीक है। तो उसके अंदर जो है वो बैठे हुए रहते हैं। अब मान लीजिए किसी उस्ताद को कोई लेटर पहुंचाना है या फिर किसी उस्ताद को ही लेटर पहुंचाना है सदर मुदर्रिस के पास, तो अब या तो वो उस्ताद खुद जाएंगे, उस्ताद तो जा सकते हैं, लेकिन जो सदर मुदर्रिस है क्योंकि उनका ओहदा बड़ा होता है वो खुद जो जाएंगे नहीं वहाँ पर, तो उनके ज़रिए से यानी जो हेल्पर होंगे जिसको परिचारी कहा जा रहा है उसके ज़रिए से वो अपना कागज़ भेजा देंगे या नोटिस भेजा देंगे। या फिर मान लीजिए कभी कदार पान चाय की बात ही होती है, उन्होंने पी रहा तो भेजा दिया उसके साथ। या फिर मान लीजिए कि कोई कागज़ है जो सदर मुदर्रिस साहब के पास है, वो किन्हीं दूसरे डिपार्टमेंट में देना है। मदरसों के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, तो वहाँ पर वो जा कर के पहुँचा देंगे। तो यही बस इनका कामकाज है, यानी ऑफिस के अंदर जो है इस तरीके से समझ लीजिए कि मदद करने वाला काम होगा ये, ठीक। अब देखिए, इसमें जो सैलरी की बातें बताई गई है वो वेतन लेवल 1 बताई गई है। तो देखिए, सारी चीज़ को जब जोड़ेंगे ना तो कुल मिलाकर के आपका कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये तक इसके अंदर आपको सैलरी मिल जाएगा। ये चीज़ें क्लियर है। अब दोस्तों देखिए, ये नोटिफिकेशन यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ पर उम्र सीमा
उम्र के बारे में बताया गया है कि कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जेंडर वालों को 37 साल, और लड़की अगर पिछड़ा वर्ग की है तो उनको 40 साल, और जो क्या कहते हैं जेंडर लड़की है उनके लिए 40 वर्ष, और जो SC ST कैटेगरी की लड़की हैं उनको 42 साल यहाँ पर माने रखा गया है। अब देखिए दोस्तों, इनके अंदर जो चयन की प्रक्रिया है वो किस तरीके से किया जाएगा। कहता है कि आयोग द्वारा मेट्रिकुलेशन या समतुल्य यानी कि मैट्रिक के बराबर जो प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्म तिथि है उसी से मान्य की जाएगी। ये चीज़ें क्लियर। अब थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं और देखिए यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से आपका चयन की प्रक्रिया वगैरह की जाएगी। देखिए कहता है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम समानीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार की जाएगी। उसके बाद कहता है कि लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी। लिखित परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्धियों के 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन प्रकाशित की जाएगी। अब यहाँ पर बेहतरीन ढंग से समझिए, कहता है कि जो बिहार कर्मचारी चयन आयोग है इसका नियमावली जो 2010 है कि अगर मान लीजिए कि ये 3727 पदों पर बहाली निकली है और बच्चा जो है 40,000 से अधिक फॉर्म को भर देता है तो इसमें आपका क्या होगा कि परीक्षा लिया जाएगा। अगर 40,000 से कम बच्चा फॉर्म भरता है तो आपका इसके अंदर जो परीक्षा है वो नहीं लिया जाएगा, मार्क बेसिस पर होगा। लेकिन भैया आपको मैं बता दूं कि ये 10th बेसिस का नौकरी है, यानी कि फोकानिया या फिर मैट्रिक, इसमें 40,000 ही नहीं 10 लाख बच्चा फॉर्म भर सकता है, याद रखिएगा। तो ये तो 100% तय है कि आप लोगों का परीक्षा होगा ही होगा। अब इसमें 2 परीक्षा होगा। सबसे पहले आपकी प्रारंभिक परीक्षा जो कि आपको ऑब्जेक्टिव बेसिस होगा, और दूसरी जो है मुख्य परीक्षा यानी कि जिसको आप मेंस कह सकते हैं, इस अनुसार यानी कि 2 वो परीक्षा लिया जाएगा। एक परीक्षा में अगर आप पास होते हैं फिर दूसरा परीक्षा लिया जाएगा, उसमें अगर आप पास होते हैं तब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब दोस्तों देखिए इसमें जो है परीक्षा का पैटर्न क्या है, कौन कौन चीज़ों से आप लोगों की क्या कहते हैं क्वेश्चन आने की संभावना है उस चीज़ को समझिए। यहाँ पर उन्होंने बिल्कुल आसान लैंग्वेज में बताया है कि 30, 40, 70, 70, 30, 100 यानी कि टोटल आपको जो विषय मार्क होंगे वो 100 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछा जाएगा। गणित से पूछा जाएगा, उसके बाद जनरल नॉलेज से पूछा जाएगा, उसके बाद दोस्तों जनरल हिंदी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी कि ये 3 भाग होगा क्वेश्चन का, गणित, उसके बाद जनरल नॉलेज, उसके बाद दोस्तों जनरल हिंदी। 30 मार्क का जनरल हिंदी, 40 मार्क का जनरल नॉलेज जिसको जीके जीएस कहते हैं, और यहाँ पर दोस्तों जो मैथ होता है उससे आपको 30 अंक का। तो मैथ भी बहुत आसान रहेगा जिसमें देखिए एलसीएम एचसीएफ ये सब के बारे में पूछा जाएगा। ओके, ये चीज़ें यहाँ तक आपको हमने बता दिया। अब दोस्तों देखिए इसके अंदर जो है फॉर्म किस तरीके से आपको भरना है। फॉर्म भरने के लिए इस वेबसाइट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, इस वेबसाइट पर आइए, ठीक है। और इस फॉर्म को हम भरने के लिए क्यों कह रहे हैं आपको मालूम है कि सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्म को भरने में जो बिहार सरकार की ओर से तय की गई है 100 रुपये आपका कटेगा, ठीक है। और किसी साइबर कैफ़े से भरवाइएगा तो उनका जो चार्ज होता है वो आपको चार्ज काटेगा, ठीक। तो जो उनका चार्ज हो सकता है, किसी के यहाँ 100 रुपये चार्ज हो, किसी के यहाँ 150 रुपये चार्ज हो, इससे अधिक हमको नहीं लग रहा कि लगेगा, ठीक है। तो ये 100 रुपये सिर्फ फॉर्म भरने का है। तो भैया आप 100 रुपये जो है ना, आजकल पान चाय खा करके आराम से फेंक देते होंगे पूरी। आजकल हमारे मदरसों के जो स्टूडेंट हैं वो भी बहुत भुलाते हैं पान गुटखा मधु ये सब, लगाना कि नहीं खाना चाहिए, लेकिन एक बात बता रहा हूँ कि सबकी बात नहीं है लेकिन कुछ ऐसे हैं। तो भैया गुटखा मधु 2 दिन नहीं खाइएगा, इस 100 रुपये 200 रुपये 250 को बचा करके इस फॉर्म को भर लीजिएगा। तो उम्मीद है कि मदरसा के स्टूडेंट भी इतने कामयाब होते हैं, इतने मेहनत होते हैं कि कुरान को अपने सीने के अंदर रख सकते हैं। तो ये एग्ज़ाम क्या उनके लिए धूल के बराबर है, ठीक है। अब देखिए इस फॉर्म को आप खुद से भी भर सकते हैं, लेकिन खुद से भरने में क्या परेशानी है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ, वहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ जाइएगा।
तो यहाँ पर देखिए ये रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो ये रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म स्टार्ट हो गया। तो केवल आपको रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद फिर लॉगिन आईडी वगैरह भेजा जाएगा। ठीक, लॉगिन आईडी भेजने के बाद जो है आपको डॉक्यूमेंट, फ़ोटो, सारे जो कागजात होंगे उसको अपलोड करने होंगे। तो इसमें क्या होती है कि स्टूडेंट को काफ़ी परेशानी हो जाती है, वो खुद से आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि काफ़ी दुश्वारी होती है, मुझे मालूम है क्योंकि मैं खुद करता हूँ, तो मुझे पता है कि कितना इसमें वक्त लगता है और कितना मेहनत करना पड़ता है। तो बेहतर होगा कि इसमें आप दिमाग ना लगा करके किसी भी साइबर कैफ़े में जाइएगा, आप वहाँ से भरवा लीजिएगा फॉर्म। ठीक है, तो फिलहाल आज की इस वीडियोज़ को हम समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय।